12 जून 2026 सुबह 9:30 बजे न्यूयॉर्क के नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर एक ऐतिहासिक पल आने वाला था। स्पेसएक्स की ट्रेडिंग शुरू होने वाली थी और ट्रेडिंग शुरू होने के पहले ही सेकंड में उसके मालिक इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन गए। $1 ट्रिलियन, इतनी बड़ी रकम कि अगर कोई हर दिन $1 मिलियन भी खर्च करे तब भी उसे खत्म करने में लगभग 2700 साल लग जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट में सच में इतना पैसा पड़ा है? असलियत यह है कि उनकी ज्यादातर नेटवर्थ कैश नहीं बल्कि उनकी कंपनियों के शेयर्स में है। इसे ही पेपर वेल्थ कहा जाता है, यानी जब तक शेयर्स बिकते नहीं तब तक यह पैसा सिर्फ एक वैल्यूएशन है। अगर इलॉन एक साथ अपने शेयर्स बेचने लगे तो मार्केट में पैनिक फैल सकता है और उन्हीं शेयर्स की कीमत तेजी से गिर सकती है। इसलिए बिलियनियर्स की नेटवर्थ जितनी बड़ी दिखती है उतनी लिक्विड नहीं होती। लेकिन सिर्फ पेपर वेल्थ ही पूरी कहानी नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या स्पेसएक्स की वैल्यूएशन वास्तव में इतनी है जितनी स्टॉक मार्केट बता रहा है? पिछले एक साल में कंपनी की वैल्यूएशन कई गुना बढ़ गई, जबकि उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स में वैसा बदलाव दिखाई नहीं देता। कई एनालिस्ट्स का मानना है कि लोग कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि इलॉन मस्क के विजन और फ्यूचर प्रॉमिसेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने वर्षों से मार्स कॉलोनी, रोबो टैक्सीज, हाइपरलूप, फुल सेल्फ ड्राइविंग कार्स और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का वादा किया। इनमें से कई आज भी पूरे नहीं हुए हैं। Yeah, like I said, about 3 years from now, we're confident we can make a very compelling $25,000 electric vehicle that's also fully autonomous. We're still on track for being able to go cross country from LA to New York by the end of the year, fully autonomous. We're talking maybe 18 months from now. Maybe even towards the end of this year. Next year. I mean, it's looking quite likely that it will be next year. We will get that this year. If not this year, I'd say no later than next year. झूठ बोलो, बार झूठ बोलो। फिर भी इन्वेस्टर्स लगातार उन पर भरोसा करते रहे। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इसे फंडामेंटल्स से ज्यादा साइकोलॉजी पर आधारित वैल्यूएशन मानते हैं। अब सवाल आता है कि अगर बिलियनियर्स अपना स्टॉक बेचते ही नहीं तो वे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे चलाते हैं? यहीं पर आती है एक मशहूर स्ट्रेटजी, बाय, बोरो, डाई। पहले अपनी वेल्थ शेयर्स में रखो, फिर उन्हीं शेयर्स को गिरवी रखकर बैंक से लो इंटरेस्ट लोन ले लो। इससे कैश भी मिल जाता है और शेयर्स बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, यानी कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं देना पड़ता। चीटिंग करता है तू। यही वजह है कि कई बड़े बिलियनियर्स अपनी कुल वेल्थ के मुकाबले बहुत कम टैक्स देते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पूरी दौलत के पीछे पॉलिटिकल कनेक्शंस की चर्चा भी होती है। स्क्रिप्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के साथ इलॉन मस्क के संबंध, चुनावी डोनेशंस और बाद में हुए कुछ पॉलिसी डिसीजंस ने भी उनकी कंपनियों को बड़ा फायदा पहुंचाया। नैस्डैक रूल्स में बदलाव, रिटायरमेंट फंड्स का इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल्स जैसे कई फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए गए कि क्या इससे आम इन्वेस्टर्स का रिस्क बढ़ा और इलॉन मस्क को असाधारण लाभ मिला। इसी वजह से क्रिटिक्स का कहना है कि दुनिया के कई सबसे अमीर लोगों की सफलता सिर्फ इनोवेशन की कहानी नहीं है, बल्कि उसमें फाइनेंशियल सिस्टम, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मार्केट साइकोलॉजी का भी बड़ा योगदान होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि किसी भी कंपनी में सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा उसके फंडामेंटल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन बदल सकती है लेकिन आपकी नॉलेज और स्किल्स हमेशा आपके साथ रहती हैं। इतिहास लोगों को सिर्फ उनकी दौलत से नहीं बल्कि इस बात से याद रखता है कि उन्होंने उस दौलत का इस्तेमाल किस तरह किया। इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट की जगह क्रिटिकल थिंकिंग रखिए, हाइप की जगह रिसर्च कीजिए और इन्वेस्टमेंट हमेशा फैक्ट्स के आधार पर कीजिए, न कि सिर्फ किसी बड़े नाम या बड़े वादों के आधार पर।